हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर विक्रम सिंह देसवाल बायोनीटा क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं और आपका अभिनंदन करता हूं। स्टूडेंट्स, बायोनीटा क्लासेस को आप लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया होगा। जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो सब्सक्राइब करें और जो भी वीडियोज़ मैं डालता हूं उनको केयरफुली देखें। आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। तो आज मैं जो कंटेंट लेकर आया हूँ जिसमें मैंने बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लिया है। तो टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में मैं टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है। तो और ये वो क्वेश्चंस है जो लास्ट ईयर में मोर देन 1 टाइम्स पुटअप किए गए हैं। तो उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का जो मिक्स मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ, तो उनमें से क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका आता है सबसे पहले, तो उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है एंजाइम इन्वर्टेज हाइड्रोलिसिस। गिवन ऑप्शन में ये पूछा गया है कि एक एंजाइम है इन्वर्टेज, वो हाइड्रोलाइज करता है। गिवन ऑप्शन में से किसी पर्टिकुलर कार्बोहाइड्रेट या शुगर को वो हाइड्रोलाइज करने का काम करता है और फिर वो अदर शुगर में उसको कन्वर्ट करने का काम करेगा। तो इन्वर्टेज एंजाइम किस पर्टिकुलर कार्बोहाइड्रेट पर वर्क कर रहा है हाइड्रोलाइज करने के लिए? ऑप्शन दिया है सुक्रोज इनटू ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, सेलुलोज इनटू स्टार्च, ग्लूकोज इनटू सुक्रोज, स्टार्च इनटू सुक्रोज। तो देखिए, वैसे तो आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है वो माउथ कैविटी से ही स्टार्ट हो जाता है। लेकिन स्टार्च के बारे में आपको आइडिया है कि स्टार्च जो होता है वो एक पॉलीसेकेराइड है, यानी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है और जो इनसोल्यूबल होता है वाटर में। तो आपको ये भी मालूम है कि वहाँ पर कोई स्पेसिफिक एंजाइम होता है। टाइलिन एंजाइम का नाम आपने सुना होगा या एमाइलेज एंजाइम का नाम आपने सुना होगा, जो स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है माउथ कैविटी में। तो यहाँ पर पूछा है कि इन्वर्टेज एंजाइम कहाँ पर वर्क करेगा, किसको हाइड्रोलाइज करने का काम करेगा? तो जो सुक्रोज होता है वो एक डाइसेकेराइड कंपाउंड है, कार्बोहाइड्रेट है, तो इसी पर इन्वर्टेज एंजाइम वर्क करता है। और ये सुक्रोज जो एक डाइसेकेराइड है उसको ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज में हाइड्रोलाइज करने का काम करता है। तो हमारा जो आंसर राइट हो जाएगा वो ए ऑप्शन राइट होगा, सुक्रोज इनटू ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। तो इसलिए हम फर्स्ट ऑप्शन को टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर 1। आपको साथ में ही मैं ये भी बताकर चलता हूँ कि स्टार्च को माल्टोज डाइसेकेराइड में कन्वर्ट करने का जो काम करता है वो एंजाइम है डायस्टेज। और माल्टोज शुगर को सिंपल शुगर ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज यानी ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करने का जो काम करता है वो कौन एंजाइम करता है? माल्टेज एंजाइम काम करता है। तो पहले पॉलीसेकेराइड से डाइसेकेराइड्स बनेंगे, फिर डाइसेकेराइड से मोनोसेकेराइड्स बनेंगे और मोनोसेकेराइड्स का ही स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर एब्जॉर्प्शन होगा। मोनोसेकेराइड्स डाइजेस्ट नहीं होते, एब्जॉर्ब किए जाते हैं इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो हमारा आंसर ए ऑप्शन राइट होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि द टस्क ऑफ मेल एलिफेंट्स आर। तो देखिए, एलिफेंट जो मेल एलिफेंट है उसमें टस्क होते हैं, फीमेल एलिफेंट में टस्क नहीं होते हैं। सबसे पहले तो यही बात आपको पता होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये पूछा है कि जो गिवन ऑप्शंस है उनमें टीथ के जो टाइप्स है वो दिए गए हैं और ये पूछा है कि उनमें से कौन सा टाइप का जो टीथ है वो मेल एलिफेंट्स में टस्क को फॉर्म करने का काम करता है या टस्क की तरह परफॉर्म करता है। तो अभी मैंने जो जस्ट लास्ट वीडियो मैंने अपलोड की थी उसमें डेंटल फॉर्मूली नाम से मैंने एक वीडियो अपलोड की है। बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। नीट एग्ज़ाम वाले बच्चे
टीजीटी पीजीटी वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली वीडियो है वो। उसमें एक क्वेश्चन कंपलसरी आएगा, 100% श्योरिटी है। तो उसमें भी मैंने एलिफेंट के डेंटल फार्मूला को डिफ़ाइन किया था, उसमें भी मैंने इस क्वेश्चन को अलग तरीके से डिस्कस किया था। तो ये क्वेश्चन का आंसर वहाँ से भी आपको पूरी डिटेल में मिल जाएगा। मैंने वहाँ पर बताया था कि एलिफेंट में जो डेंटल फार्मूला होता है उसको मैंने वहाँ पर जो बताया था, तो मैंने क्या बताया था, 1003 अपॉन 0003 यानी 1003 अपॉन 0003, यानी टोटल नंबर जो टीथ होते हैं एलिफेंट के केस में वो 14 होते हैं। तो मैंने वहाँ पर बताया था कि जो अपर इंसिजर्स होते हैं, तो अपर इंसिजर्स ही हाईली इलोंगेट करते जाते हैं, होल लाइफ ग्रोथ करते चले जाते हैं, और ग्रोथ करते करते बहुत लंबे हो जाते हैं, बहुत लॉन्ग हो जाते हैं, उन्हीं को टस्क बोला जाता है मेल एलिफेंट के केस में। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा हमारा अपर इंसिजर्स हो जाएगा। वो अपर इंसिजर्स इस तरह से करते हैं। तो ये देखिए टीजीटी बायोलॉजी 2004 में ये क्वेश्चन आ चुका है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैं उस वीडियो में भी डिस्कस कर चुका हूँ, तो उस वीडियो को प्लीज़ आप देखेंगे, उसमें से एक क्वेश्चन कंपलसरी आना है, तो वहाँ से भी इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा वो क्या कहता है, अ बेबी बॉय एज्ड 2 years इज़ एडमिटेड टू प्ले स्कूल एंड पासिज थ्रू अ डेंटल चेकअप। मतलब एक बेबी बॉय जिसकी एज 2 years की है, उसको एडमिट किया गया प्ले स्कूल के लिए, तो उसे पास होना पड़ा, किससे, डेंटल चेक किया गया उसका। तो जब डेंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि बॉय हैड 20 टीथ, कि इस बच्चे में कितने टीथ है, 20 टीथ है, तो कौन सा टीथ इसमें एब्सेंट है, विच टीथ आर एब्सेंट, कौन से टीथ इसमें एब्सेंट है, ये यहाँ पर क्वेश्चन की डिमांड है। तो देखिए फिर से मैं वही बात बता रहा हूँ कि जो मेरी लास्ट वीडियो है डेंटल फॉर्मूली ऑफ डिफरेंट एनिमल्स के ऊपर मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। वो आपको लग रहा है कि उसमें से एक क्वेश्चन आएगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं कई क्वेश्चन को प्रमोट करता है, सपोर्ट करता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वो डेंटल फॉर्मूला नहीं पूछ रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली वहीं से ये क्वेश्चन भी आ रहा है। मैंने वहाँ पर, अगर जिन बच्चों ने वो वीडियो देखी है, तो उस वीडियो में मैंने क्या किया था, मैंने ह्यूमन के केस में भी तीन कैटेगरी मैंने वहाँ पर बनाई थी। उन 3 कैटेगरी में से मैंने जो बनाया था वहाँ पर कंडीशंस, ह्यूमन मेल या मतलब ह्यूमन में मैंने अडल्ट वाली कंडीशन अलग बताई थी, मैंने जो एल्डोसेंस 17 years एज ओल्ड में अलग कंडीशन बताई थी डेंटल फार्मूला की, और मैंने जो बेबी था, जो चाइल्ड बेबी है, उनके लिए मैंने डेंटल फार्मूला अलग से बताया था। तो जो चाइल्ड बेबी डेंटल फार्मूला मैंने बताया था, तो वहाँ पर क्या बताया था, 2102 अपॉन 2102, वो बात आप सब जानते हैं, ICPM अपॉन ICPM इंटू 2/2, ये वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं हम। मतलब I मतलब इंसीजर, मैंने वहाँ पर भी बताई थी ये बातें, C से कैनाइन, P से प्रीमोलर और M से मोलर। तो यहाँ पर ये पूछा है कि कौन से टीथ की यहाँ पर एब्सेंट होगी, तो मैंने वहाँ पर भी ये बातें डिस्कस की थी कि जो छोटे बच्चे होते हैं, जो चाइल्ड बेबी होते हैं, उनमें 20 टीथ डेवलप हो जाते हैं, और इन टीथ को हम डेसिडस टीथ या मिल्क टीथ भी कहते हैं, ऐसा मैंने वहाँ पर बताया था। ये टेम्पोरेरी टीथ है, उसके बाद जो भी टीथ आएंगे वो परमानेंट टीथ आएंगे। तो इस फॉर्मूला में भी बताया था, जो 2102 अपॉन 2102 में मिसिंग है कौन, P वाला सेगमेंट मिसिंग है, वो P मतलब प्रीमोलर, तो प्रीमोलर टीथ यहाँ पर एब्सेंट है। तो हमारा जो क्वेश्चन की डिमांड थी उसमें ऑप्शन पूछा था कि कौन सा टीथ यहाँ पर एब्सेंट है, तो आप आंसर किसके साथ में जाएंगे, C ऑप्शन के साथ जाएंगे, प्रीमोलर्स हमारा आंसर राइट होगा। ये नीट 2017 में ये क्वेश्चन आ चुका है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन नंबर 4 है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या कहते हैं कि कोरी साइकिल इस्टेब्लिशेस रिलेशन बिटवीन, एक कोराई साइकिल या कोरी साइकिल भी कह देते हैं, कोराई साइकिल भी कह देते हैं। तो कोरी साइकिल इस्टेब्लिश हुआ गिवन ऑप्शन में से किन के बीच में वो रिलेशन को डिफाइन करता है, शो करता है, जो गिवन ऑप्शन से। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसके लिए एक छोटी सी कहानी है इसके लिए छोटी सी कहानी है एक्चुअली। इस केस में क्या था कि एक लेडी थी जिनका नाम था
उनका नाम गर्टी कोरी था, गर्टी कोरी। तो सबसे पहले उन्होंने कोरी साइकिल के दौरान, मतलब जो मसल्स में ग्लाइकोजन तथा लीवर में ग्लाइकोजन है, इनके बीच में जो रिलेशनशिप है उसको डिफाइन करने का काम किया था। उसी को कोरी साइकिल बोला गया था इनके नाम के बेस पर, क्योंकि इनका नाम क्या था, गर्टी कोरी। तो इन्होंने अपने हस्बैंड, जिनका नाम था कार्ल कोरी और ये थी गर्टी कोरी, इन दोनों ने मिलकर इसके ऊपर बहुत सारा वर्क किया। और एक और साइंटिस्ट थे अर्जेंटीना के, फिजियोलॉजिस्ट थे, बर्नेडो उनको कहते थे, बर्नेडो। तो बर्नेडो जो फिजियोलॉजिस्ट थे, उनके साथ मिलकर इन्होंने इस कोरी साइकिल को जो है डिफ़ाइन किया। और 1947 में इनको इस वर्क के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया कॉमनली। तो ये नोबेल लॉरेट साइंटिस्ट थे तीनों। कौन कौन? गर्टी कोरी, उनके हस्बैंड कार्ल कोरी, और जो अर्जेंटीना के फिजियोलॉजिस्ट थे बर्नेडो। इन तीनों को 1947 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। तो एक्चुअली में जो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस होता है वो एक एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। मसल्स के अंदर जब ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा होता है तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, और यह एसिड जो होता है, ये लैक्टिक एसिड जो होता है, ये ब्लड के द्वारा लीवर में चला जाता है। वहाँ पर इसका 1/5 पार्ट CO2, वहाँ पर इसका जो 1/5 पार्ट है CO2 तथा वाटर में ऑक्सीडेशन हो जाता है, तथा जो उसका 4/5 पार्ट होता है ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाता है, उसमें चेंज हो जाता है। तो ग्लाइकोजन ब्लड में ग्लूकोज डेवलप कर देता है, तथा यह ग्लूकोज फिर से मसल्स में ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब इस पूरी प्रक्रिया की जो खोज की थी वो गर्टी कोरी एंड कार्ल कोरी ने की थी। तो उन्हीं के नाम से इस साइकिल को कोरी साइकिल बोला गया था। तो इसीलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, मसल ग्लाइकोजन एंड लिवर ग्लाइकोजन, इन्हीं के बीच में उन्होंने रिलेशनशिप को बताया था, इसी को कोरी साइकिल बोला गया था। तो हमारा आंसर क्या राइट हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, देखिए ये क्वेश्चन PGT बायोलॉजी 2011 में आया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 और 2 इसी पेज पर है। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग गार्ड्स द ओपनिंग ऑफ हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट इन डिओड्यूनम। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट है जिसकी ओपनिंग डिओड्यूनम में होगी, तो इनमें से वो कौन सा पार्ट है जिसकी ओपनिंग कॉमन डक्ट में होगी डिओड्यूनम के अंदर, कॉमन डक्ट के थ्रू डिओड्यूनम में यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में होगी। तो देखिए बेसिकली क्या होता है कि जो स्मूथ मसल्स होती है जिसको हम स्फिंक्टर ऑफ ओडी कहते हैं, ये सराउंड करती है एंड पोर्शन को कॉमन बाइल डक्ट के और पैनक्रियाटिक डक्ट के। कॉमन बाइल डक्ट एंड पैनक्रियाटिक डक्ट के एंड पोर्शन को ये सराउंड करने वाली स्मूथ मसल्स होती है जिनको हम स्फिंक्टर ऑफ ओडी कहते हैं। और ये जो मसल है ये रिलैक्स करती है मतलब बाइल प्लस पैनक्रियाटिक जूस को फ्लो करने में, किसके अंदर, इंटेस्टाइन में, जिसे हम डिओड्यूनम कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के। तो यही अलाउ करती है। तो ये जो मसल है रिलैक्सेस करती है ड्यूरिंग अ मील टू अलाउ बाइल एंड पैनक्रियाटिक जूस टू फ्लो इनटू द इंटेस्टाइन या डिओड्यूनम। तो यहाँ पर स्फिंक्टर ऑफ ओडी को ही वो गार्ड बोला है जो ओपनिंग ऑफ हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट इन डिओड्यूनम का काम करता है। तो हमारा आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा? हमारा आंसर करेक्ट होगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। और ये नीट 2016 में क्वेश्चन आया है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलता है क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कहता है, विच हार्मोन डू स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस एंड बाइकार्बोनेट। कौन सा हार्मोन ऐसा है जो गिवन ऑप्शन में से जो स्टिमुलेट करेगा किसके प्रोडक्शन को, पैनक्रियाटिक जूस और बाइकार्बोनेट के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करने का काम करेगा, गिवन ऑप्शन में से आपको बताना है। तो देखिए गिवन ऑप्शन में जो ऑप्शन है डी ऑप्शन,
इसको CCK एंड सिक्रेटिन कहते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 6 में हम बातें कर रहे हैं गिवन ऑप्शन में, जो हमारा ऑप्शन डी है ये ऑप्शन करेक्ट होगा। इसको CCK यानी कोलेसिस्टोकाइनिन एंड सिक्रेटिन कहते हैं। नीट 2016 में ये क्वेश्चन आ चुका है और ये PGT 2003 में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में आप देखते हैं कि ये जो मैंने यहाँ पर CCK और सिक्रेटिन बताया है, ये दोनों सिक्रीट होते हैं। ये ऐसे हार्मोन हैं जो सिक्रीट होते हैं कहाँ से, ब्रूनर्स ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं। ये जो ब्रूनर्स ग्लैंड्स होती है, जो ब्रूनर ग्लैंड्स है वो कहाँ प्रेजेंट है, वो कहाँ प्रेजेंट है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओड्यूनम में प्रेजेंट होती है। और उसके इन ब्रूनर ग्लैंड से ही ये दोनों एंजाइम CCK एंड सिक्रेटिन सिक्रीट होते हैं, जो पैनक्रेटिक जूस और बाइकार्बोनेट के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करने का काम करते हैं। तो डी ऑप्शन हमारा राइट होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा क्या, क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कहता है, विच इज़ करेक्टली मैच्ड। गिवन ऑप्शन में से कौन करेक्टली मैच्ड है, मतलब इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर 5 ऑप्शन दिए हैं, 5 ऑप्शन में से 4 ऑप्शन रॉन्ग है और एक करेक्ट है केवल। तो उस करेक्ट को आपको ढूंढना है, चेक करना है इसमें से। तो पहला ऑप्शन क्या है, फ्रेनुलम अटैचेज टंग टू फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी। बात तो सही है, बक्कल कैविटी का जो फ्लोर होता है तो वो टंग से अटैच करने में मदद करता है, उसी को कहते हैं फ्रेनुलम। ये बात तो सही है। तो यहाँ पर करेक्ट पूछा है, तो इसका मतलब हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही राइट होगा और हम फर्स्ट ऑप्शन को टिक कर देंगे। लेकिन ये जो नेक्स्ट ऑप्शन है क्या है, रूजी या रोगी भी कह सकते हैं इसको, रूजी फिंगर लाइक फोल्डिंग्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ये तो गलत है। जो रूजी होते हैं या रोगी उन्हें हम कह सकते हैं, ये तो लॉन्गिट्यूडिनल फोल्ड्स होते हैं, ये लॉन्गिट्यूडिनल मस्कुलर फोल्ड्स होते हैं इनर वॉल में। किसकी, स्टोमक की इनर वॉल में ये तो लॉन्गिट्यूडिनल मस्कुलर फोल्ड्स होते हैं रोगी। तो ये तो कहाँ पर, ये क्या दिया है इंटेस्टाइन में, तो गलत हो गया है, तो ये गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या बोल रहा है, गोबलेट सेल्स हिपेटिक लोब्यूल से कनेक्ट कर दिया है, ये भी गलत है। गोबलेट सेल्स जो होती है वो म्यूसिन प्रोड्यूसिंग सेल्स है। और फाउंड स्कैटर्ड इन एपिथेलियल लाइनिंग्स ऑफ द ऑर्गन्स एज इंटेस्टाइन एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स। तो यहाँ पर तो हिपेटिक लोब्यूल से तो मतलब है ही नहीं, तो ये भी गलत ऑप्शन है। और डी ऑप्शन में क्या बोल रखा है, विलाई फंडस बोल रखा है, तो ये भी गलत है। विलाई कहाँ होता है, ये मिलियंस ऑफ टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होती है जो इनवर्डली प्रोजेक्ट करती है फ्रॉम द लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये दे प्रोवाइड रैपिड एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टिव प्रोडक्ट्स, ये रैपिड एब्जॉर्प्शन को प्रमोट करती है जो भी डाइजेस्टिव प्रोडक्ट्स होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो ये कुछ स्पेसिफिक टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। और ये ऑप्शन क्या बोल रहा है, ग्लिसन्स कैप्सूल पैनक्रियाज बोल दिया है, जबकि ग्लिसन कैप्सूल जो होते हैं वो लीवर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू होती है जो सराउंड करने का काम करती है लीवर को, एंड इनसीथिंग हिपेटिक आर्टरी, पोर्टल वेन एंड बाइल डक्ट्स लीवर के अंदर, है ना, विद इन द लीवर। तो यहाँ पर ग्लिसन कैप्सूल तो लीवर से कनेक्टेड है, तो ये भी गलत हो गया। तो इसीलिए हमारा ए ऑप्शन करेक्ट होगा, राइट होगा। केरला 2013 में ये क्वेश्चन आया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा बोल रहा है कि द एंड प्रोडक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन आर, मतलब जो कार्बोहाइड्रेट है, यहाँ पर जो क्वेश्चन हमें बताने की कोशिश कर रहा है वही कर रहा है कि कोई कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट था, वो टूटते एट लास्ट कहाँ तक जो है वो हाइड्रोलाइज होगा या वो कहाँ तक ब्रेक डाउन होगा, उसका एंड प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे। आप चाहे स्टार्च की बातें कर लीजिए, तो स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है, वो डाइसेकेराइड्स में टूटेगा। फिर जो डाइसेकेराइड्स होंगे वो किस में टूटेंगे, किस में ब्रेक होंगे, वो फिर सिंपल शुगर से मोनोसेकेराइड्स में ब्रेक होंगे। तो यहाँ पर जो मोनोसेकेराइड्स है
वही इसका आंसर आना चाहिए। अब यहाँ पर ढूंढना ये है कि मोनोसेक्राइड्स वाला ऑप्शन कौन सा है जो सबके सब जिसमें मोनोसेक्राइड्स हो, वही एंड प्रोडक्ट्स की कैटेगरी में आएंगे। तो माल्टोज जो सेकंड ऑप्शन है वो माल्टोज दिया है, ग्लूकोज दिया है, लैक्टोज दिया है। तो माल्टोज तो क्या है, डाइसेक्राइड है, ग्लूकोज लैक्टोज मोनोसेक्राइड, ग्लूकोज है मोनोसेक्राइड है, लेकिन लैक्टोज वो भी डाइसेक्राइड है। तो इसमें से माल्टोज और लैक्टोज दोनों डाइसेक्राइड हो गया, ग्लूकोज हो गया मोनोसेक्राइड। तो ये भी ऑप्शन हमारा ठीक नहीं हो सकता। सी ऑप्शन में क्या बोल रहे हैं, फ्रुक्टोज, ग्लूकोज एंड लैक्टोज। लैक्टोज तो हम पहले बता चुके हैं क्या डाइसेक्राइड है, तो ये कैसे एंड प्रोडक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन में क्या दिया है, ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रुक्टोज, तो इसमें सुक्रोज जो है डाइसेक्राइड है, तो ये भी ऑप्शन ठीक नहीं होगा। अब हम एक ऑप्शन को अगर हम चेक करें, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, तो तीनों ही जो कार्बोहाइड्रेट है वो मोनोसेक्राइड्स है, सिंपल शुगर्स है। तो यही एंड प्रोडक्ट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट कहलाएंगे जब डाइजेशन के दौरान हम बातें करेंगे कार्बोहाइड्रेट के ब्रेकडाउन की। तो हमारा जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए राइट होगा। ठीक है, ये TGT 2002 में ये क्वेश्चन आ चुका है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहता है, एबनर्स ग्लैंड्स आर लोकेटेड इन। एबनर्स ग्लैंड्स कहाँ लोकेटेड होती है, कहाँ प्रेजेंट होती है। तो ये PGT 2011 में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो पहले तो आप एबनर्स ग्लैंड्स के बारे में पता होना चाहिए। जो एबनर्स ग्लैंड्स है उनको हम गस्टेटरी ग्लैंड्स भी कहते हैं, और ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती है जो माउथ में मिलती है, माउथ कैविटी में। तो अब ये जो ग्लैंड्स है, दीज ग्लैंड्स आर इनरवेटेड बाय क्रेनियल नर्व, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। ये जो क्रेनियल नर्व होती है 9th नंबर की, उससे ये इनरवेट होते हैं। तो उस नर्व का नाम क्या है, ग्लोसोफेरेंजियल। एंड टू इनेबल द टेस्ट बड्स टू रेस्पॉन्ड रैपिडली टू चेंजिंग स्टिमुलाई। तो जो टेस्ट बड्स है उनको इनेबल करते हैं रेस्पॉन्ड करने के लिए रैपिडली टू चेंजिंग द स्टिमुलाई। तो ये जो माउथ कैविटी है उसमें जो टंग सरफेस है वहीं पर लोकेटेड होते हैं कौन, एबनर्स ग्लैंड्स। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो टंग सरफेस आ जाएगा। और ध्यान रखेंगे इन ग्लैंड्स को हम गस्टेटरी ग्लैंड्स भी कहते हैं। ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती है माउथ में टंग सरफेस पर, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। तो ये PGT बायोलॉजी 2011 में क्वेश्चन आ चुका है, तो हम इसी आंसर के साथ जाएंगे, टंग सरफेस, है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्वेश्चन है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है, एट विच प्लेस डाइजेस्टिव ऑफ ग्लूकोज स्टार्ट्स। मतलब वो कौन सा प्लेस है जिस पर ग्लूकोज का डाइजेशन स्टार्ट होता है। कमाल की बात होगी भाई, है ना, आपको अच्छे से पता है। ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है अगर देखा जाए। ग्लूकोज डाइजेस्ट नहीं हुआ करता, ग्लूकोज एब्जॉर्ब हुआ करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में हम कॉम्प्लेक्स शुगर या जैसे स्टार्च है या डाइसेक्राइड्स, माल्टोज है, सुक्रोज है या लैक्टोज है, उनको डाइजेस्ट करते हैं। यानी उनको हम ब्रेक करते 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 सिंपल शुगर तक लाते हैं, मोनोसेक्राइड तक लाते हैं। और ग्लूकोज कौन है, एक मोनोसेक्राइड है। तो यहाँ पर बक्कल कैविटी ऑप्शन गिवन है, स्टोमक गिवन है, स्मॉल इंटेस्टाइन गिवन है, नॉन ऑफ दिस है। अरे ये बात तो सही है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ही इम्पोर्टेंट या मैक्सिमम फूड का एब्जॉर्प्शन होता है। वहाँ पर क्या बोला, एब्जॉर्प्शन होता है, मैक्सिमम डाइजेशन भी वही होता है। लेकिन ग्लूकोज तो एक सिंपल शुगर है, मोनोसेक्राइड है, वो क्या होगा, वो वो उसका एब्जॉर्प्शन होता है वहाँ पर, न कि डाइजेशन। तो ये TGT बायोलॉजी 2011 में ये क्वेश्चन आ चुका है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम किस आंसर के साथ जाएंगे, नन ऑफ दीज के साथ हम जाएंगे। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 11। और क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है, विच इज़ करेक्ट मैच ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स विद देयर एब्जॉर्प्शन साइट एंड मैकेनिज्म। मतलब एब्जॉर्प्शन साइट वाले एरिया को बताना है और जो डाइजेस्टिव प्रोडक्ट्स है उनको बताना है और किस मैकेनिज्म से वो एब्जॉर्प्शन करते हैं। तो आपको ये बात अच्छे से पता है कि भैया सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन
कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है। तो अब आपको ये भी पता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, चाहे वो फैट है या कार्बोहाइड्रेट है या प्रोटीन है, जब तक कि उनके सिंपल फॉर्म्स ना बन जाए तब तक हम उसको कहते हैं कि वो डाइजेस्टिव फॉर्म में रहता है। और जब वो सिंपल फॉर्म में बन जाता है, अपनी मोनोमर यूनिट में बन जाता है, तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में फिर एब्जॉर्ब किया जाता है। तो यहाँ पर आप सिंपल फॉर्म को देखेंगे, पहला ऑप्शन क्या है, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल पहले से बहुत कॉम्प्लेक्स है, फैट है। स्टीरोल कॉम्प्लेक्स लिपिड हो जाएगा। माल्टोज ये भी डाइसेक्राइड है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन में तो एब्जॉर्प्शन होता ही नहीं है इतना, वहाँ पर तो खाली मैक्सिमम वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन डाइजेशन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ये वाला ऑप्शन तो हमारा पहले से ही रॉन्ग हो जाएगा। तो अगर हम बी ऑप्शन को देखें, ग्लाइसिन जो है एक सिंपल अमीनो एसिड है, तो बात बन रही है हमारी, सिंपल फॉर्म में आ गया है। ग्लूकोज ये भी सिंपल शुगर है, यानी मोनोसेकेराइड है, तो आसानी से ये क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। ये जो डाइजेस्ट होते होते इस फॉर्म में आया है, अब इसका एब्जॉर्प्शन होने वाला है यहाँ पर। किसमें होगा एब्जॉर्प्शन, आप जानते हैं अच्छे से किसमें होना है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होना है भाई, है ना। तो आगे क्या लिखा है, स्मॉल इंटेस्टाइन। किस प्रोसेस मैकेनिज्म के थ्रू होना है भाई, यानी यहाँ पर एटीपी एनर्जी का यूटिलाइजेशन होगा। ये एक्टिव प्रोसेस है, तो एक्टिव एब्जॉर्प्शन होगा भाई यहाँ पर। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, हम बी ऑप्शन के साथ जाएंगे, ठीक है ना। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नीट 2013 में ये क्वेश्चन आ चुका है, तो इम्पोर्टेंट है, चाहे वो नीट वाले बच्चे हैं या टीजीटी पीजीटी जीआईसी वाले बच्चे हैं, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन कोई अलग से बन जाएगा, वो सिलेबस में से क्वेश्चन आता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये सेगमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम टू क्वेश्चन इस टॉपिक में से आते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में से कम, ठीक है ना। तो बड़े ध्यान से आप इन क्वेश्चन को सुनेंगे और देखेंगे और रिपीट करेंगे एक दो बार, ताकि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से आ जाए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आने वाला है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 है। हम क्वेश्चन नंबर 12 में क्या देखते हैं, दिया है विच गैस्ट्रिक सिक्रीशन इज़ करेक्टली मैच्ड विद इट्स सोर्स। मतलब यहाँ पर गैस्ट्रिक सिक्रीशन से रिलेटेड जो करेक्ट मैचिंग बन रहा है उसके सोर्स के साथ में, वो हमें यहाँ पर बताना है, वो हमें फाइंड आउट करना है। ये एम्स 2013 में ये क्वेश्चन आ चुका है, तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसका फर्स्ट ऑप्शन क्या है, देखते हैं कि कौन मैचिंग सही हो रहा है, यानी जो यहाँ पर गैस्ट्रिक सिक्रेशन दिया है और उसका जो सोर्स दिया है, उनको मैच करते हुए कौन सा सीक्वेंस हमारा करेक्ट बैठ रहा है, वो हमें यहाँ पर देखना है। तो पहला ऑप्शन क्या है, पेप्सिन चीफ सेल्स। चीफ सेल्स को हम गैस्ट्रिक चीफ सेल्स भी कहते हैं, है ना। और इस केस में इसको हम गैस्ट्रिक चीफ सेल्स, या आपने नाम सुना होगा जाइमोजेनिक या पेप्टिक सेल्स भी कहते हैं, स्टोमक के अंदर होती है ये सेल्स। तो पेप्सिन चीफ सेल्स, ये वाली बात तो हमारी करेक्ट सही बैठ रही है, मैच भी सही बैठ रहा है, हमारा सोर्सेज भी सही बैठ रहा है, तो अभी तक तो हम सही है। आगे क्या दिया है, काइमोट्रिप्सिन, और साथ में क्या कॉम्बिनेशन दिया है, पेराइटल सेल्स। तो भैया आपको एक बात बता देते हैं हम, जो गैस्ट्रिक चीफ सेल्स है वो पेप्सिनोजन एंड काइमोसिन को रिलीज़ करती है, इन हार्मोन्स को। और ये जो पेप्सिनोजन होता है ये एक डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, पेप्सिन उसके थ्रू ही एक्टिवेट होता है। और कब एक्टिवेट होता है, जब पेप्सिन HCl के कांटेक्ट में आता है। और ये जो HCl है ये कहाँ से रिलीज़ होता है, कहाँ से प्रोड्यूस होता है, ये गैस्ट्रिक पेराइटल सेल से रिलीज़ होता है। तो देखिए सारी चीज़ें यहीं पर मिल रही है। काइमोट्रिप्सिन पेराइटल सेल दे दिया, गलत दे दिया है ना। जो HCl है वो कहाँ से निकलता है, पेराइटल सेल से निकलता है, तो ये भी गलत दिया है, सी वाला ऑप्शन भी। तो HCl कहाँ से निकलेगा, पेराइटल सेल से निकलेगा। काइमोट्रिप्सिन कहाँ से निकलेगा, पैनक्रियास से निकलता है, काइमोट्रिप्सिन पैनक्रियास से निकलता है ना। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो एक एंजाइम होता है काइमोट्रिप्सिनोजन, जो इनएक्टिव फॉर्म में होता है। जो ट्रिप्सिन एंजाइम होता है वो इसको एक्टिवेट कर देता है, तो इसका जो रिलेशन है काइमोट्रिप्सिन का, वो पैनक्रियास से है। आगे जो म्यूकस वाला ऑप्शन दे रखा है, डी ऑप्शन में, म्यूकस को किससे रिलेट कर दिया है, ऑक्जेंटिक सेल से रिलेट कर दिया है। लेकिन ऐसा नहीं है, म्यूकस जो है वो गोबलेट सेल से रिलेटेड है,
और म्यूकस फ्रॉम गोबलेट सेल्स रिजल्टिंग प्रोटेक्टिव म्यूकस लेयर। तो म्यूसिन जो होती है वो गोबलेट सेल से निकलती है, तो उसका भी ऑक्जेंटिन सेल से रिलेशन नहीं है। तो हमारा ऑप्शन जो राइट हो जाएगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा, पेप्सिन गैस्ट्रिक चीफ सेल्स, या जिनको मैंने पहले बोला था, जिनको हम जाइमोजेनिक या पेप्टिक सेल्स भी बोलते हैं, ये स्टोमक के अंदर होती है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 इसी पेज पर है। तो क्वेश्चन नंबर 13 और 14 में पहले हम क्वेश्चन नंबर 13 ले रहे हैं। 13 क्वेश्चन नंबर लेने से पहले आप पहले क्वेश्चन में आपको क्या बताना है, तो क्या चीज़ें उसमें देखनी है आपको, उसके बारे में डिस्कस कर लो पहले। क्या है ये एसरेशन रीजन वाले क्वेश्चन है, जो 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर डाले हैं, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों ही। और यहाँ पर मैंने सभी तरह की वैरायटी मैंने क्वेश्चन में दी है, चाहे वो मैचिंग वाला है, इनकरेक्ट वाला है, या करेक्ट वाले ऑप्शन है ना, या मोर देन वन ऑप्शन वाले भी हैं, या एसरेशन रीजन वाले क्वेश्चन भी है। तो मैंने एक रिदम बनाया है सभी क्वेश्चंस का मिक्सअप करके इस टॉप 20 क्वेश्चन में रिलेटेड टू डाइजेस्टिव सिस्टम टॉपिक। तो यहाँ पर ये दिया है कि एसरेशन रीजन में क्या होता है कि वहाँ पर एक एसरेशन गिवन होता है स्टेटमेंट, एक रीजन वाला स्टेटमेंट गिवन होता है। तो आपको पॉइंट आउट करना होता है कि दोनों ट्रू है, और ट्रू है तो रीज़न उस एसरेशन का एक्सप्लेनेशन है करेक्टली कि नहीं, ये बताना होता है। तो आप ए ऑप्शन को टिक करेंगे। अगर दोनों ही सही है लेकिन रीज़न उसका एक राइट एक्सप्लेनेशन या करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन वैसे दोनों सही है, तो बी को टिक करते हैं, है ना। अगर एसरेशन सही है बट रीज़न ठीक नहीं है, रॉन्ग है, तो आप सी को टिक करेंगे। अगर दोनों ही रॉन्ग है तो फिर आप डी को टिक करेंगे। ये इसमें जो है कंडीशन पूछी जाती है। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर जो 13 है वो क्या कहता है, स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ द प्रिंसिपल ऑर्गन फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। मतलब क्या बोल रहे हैं, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो एक मेन ऑर्गन है, प्रिंसिपल ऑर्गन है, मुख्य ऑर्गन है, किसके लिए, फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो ये बात तो बिल्कुल सही है भाई, इसमें क्या डाउट है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो हमारा ए ऑप्शन, मतलब अभी तक हमारा ए ऑप्शन सही बैठ रहा है। लेकिन आगे क्या दिया वो देखो, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, रीजन क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सिंपल शुगर्स एंड एल्कोहल एक्सेट्रा टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। लोचा यहाँ पर हो गया है, सब चीज़ें बोलते हैं कि मतलब वाटर का एब्जॉर्प्शन भी यहीं होता है, सिंपल शुगर्स और एल्कोहल का एब्जॉर्प्शन भी यहीं पर हो जाता है। जबकि एल्कोहल का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो होता है, आप जानते हैं कि वो स्टोमक से स्टार्ट हो जाता है, और जो मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्ब होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। तो मतलब यहाँ पर सारी बातें बिल्कुल सही नहीं बैठ रही है स्मॉल इंटेस्टाइन के रिलेशन में। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही नहीं है, या आप ये भी कह सकते हैं कि उसका सही नहीं है और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो होगा ही नहीं, तो सही नहीं है। ए ऑप्शन मतलब एसरेशन तो सही है लेकिन रीज़न ठीक नहीं है। तो हम किस आंसर के साथ जाएंगे, हम सी आंसर के साथ जाएंगे। सी में ये कंडीशन है कि ए तो ठीक है बट आपका रीज़न सही नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ध्यान रखेंगे मैक्सिमम वाटर जो एब्जॉर्प्शन होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। तो हम क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 14 हमारा ये कहता है कि कैटल फीड ऑन लीव्स ऑफ मेज टू गेट न्यूट्रिशन फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कैटल ने, काऊ है, बुफेलो है, या शीप है, या गोट है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने मेज प्लांट की लीव्स को फीड करना शुरू कर दिया। क्यों किया भैया फीड, अरे उनके लिए ग्रास का काम कर रहा है, और उनसे उनको न्यूट्रिशन मिल रहा है जिससे कि उनकी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट हो जाए। तो ये बात तो सही है। और क्या वो रोटी खाती है, वो घास ही तो खाती है, और घास में कौन आता है, मेज भी आता है, और भी ग्रासेज आते हैं, उनको भी खाते हैं। तो उन्होंने मेज़ को रिलेट कर दिया है। तो मेज़ की जो लीव्स है उनमें क्या है, सेलुलोज मैक्सिमम नंबर में होता है, आप जानते हैं अच्छे से, उनमें सेलुलोज बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। तो ये बात तो सही है कि हाँ वो खाती है, ऐसे अपनी ग्रोथ और अपने डेवलपमेंट के लिए वो ऐसा करती है। लेकिन रीज़न क्या कहता है, अ नंबर ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन रूमेन ऑफ कैटल। ये दिया है कि ये जो कैटल है ना, इसके स्टोमक के अंदर रूमेन होता है, एक चैम्बर है रूमेन वो होता है। ये बात सही है क्या, बात तो सही है भी, रूमेन तो होता है, और उसके अंदर होते हैं बैक्टीरिया। आप अच्छे से जानते हैं उन बैक्टीरिया को क्या कहते हैं, मिथेनोजन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिथेनोजन्स। मैं यहीं पर बता देता हूँ, ये बात भी सही है और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। इसीलिए उस घास को खाती है जो, या उन लीव्स को खाती है जो उसमें सेलुलोज होता है, उसको ये आसानी से
जो है डाइजेस्ट कर लेती है और वो उनके लिए न्यूट्रिएंट का काम करता है। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारी बॉडी के स्टमक में रूमेन नहीं है और रूमेन में वो बैक्टीरिया नहीं है, रूमेन भी नहीं है, बैक्टीरिया भी नहीं है। तो ये रूमिनेंट बैक्टीरिया कंटेनिंग एनिमल्स होते हैं और मिथेनोजेंस इनके अंदर होते हैं और मिथेनोजेंस यहाँ पर फर्मेंटर्स का काम करते हैं। दीज मिथेनोजेंस प्रोड्यूस पैक्टिनेज एंड सेलुलेज एंजाइम्स विच डाइजेस्ट या ब्रेक डाउन द सेलुलोज एंड पैक्टिक कंपाउंड्स इनटू सिंपल सब्सटेंसेस हेल्पिंग डाइजेशन। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा आंसर राइट हो जाएगा वो बिल्कुल सही है भाई। अरे एसरेशन भी सही है, रीजन भी सही है और एसरेशन का रीजन एब्सोल्युटली करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो दोनों बातें बनती दिख रही है, तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये एम्स में 2013 में क्वेश्चन आया है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है और क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या कहता है, देखो क्या कहता है। लीवर परफॉर्म सेवरल फंक्शंस, लीवर परफॉर्म सेवरल फंक्शंस, वन ऑफ दीज फंक्शंस इज। देखिए लीवर बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है, ये बात सबको पता है। और जो बहुत सारे फंक्शंस हैं उनमें से जो गिवन ऑप्शन है उनमें से जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो क्या होगा, ये TGT 2009 में ये क्वेश्चन आ चुका है। इसका मतलब ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको बताना है गिवन ऑप्शन में से कि जो मेन फंक्शन है यहाँ पर गिवन ऑप्शन में वो क्या है। हिस्टोलाइसिस दिया है। अरे भैया हिस्टोलाइसिस में तो ये तो लाइसिस है, टू ब्रेक डाउन है, सेल्स का ही ब्रेक डाउन कर रहा है, ये कैसे हो जाएगा? लीवर अपनी सेल को थोड़ा ना ब्रेक डाउन करेगा। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, पैनक्रियाज में से वो एंजाइम मोस्टली निकलते हैं जो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करते हैं, तो ये भी सही नहीं है। ग्लाइकोजेनेसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है, ये तो सबसे बड़ा रोल है। जो भी कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म होता है उसी में लीवर सबसे ज़्यादा परफॉर्म करते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म होता है उसमें ही लीवर सबसे ज़्यादा परफॉर्म करते हैं। लीवर इज़ द मेन सेंटर फॉर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। तो उसमें कुछ उसके स्पेसिफिक फंक्शंस या एक्टिविटीज़ होती है, जैसे कि ग्लाइकोजेनेसिस, दैट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज। एक और भी आप एक्टिविटीज़ और भी देखते हैं, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, दैट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन। ये भी एक्टिविटीज इस लीवर के अंदर ही होती है। और भी क्या एक्टिविटीज हो सकती है? ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम अमीनो एसिड्स और फैट्स। मतलब हमें 3 मैकेनिज्म के नाम दिया है। क्या दिया है? ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, मैंने 3 नाम दिए हैं। तो ये तीनों एक्टिविटीज़, ये तीनों जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म आते हैं, ये तीनों को परफॉर्म करता है कौन? लीवर। लेकिन इन तीनों में से एक ही ऑप्शन दिया हुआ है हमारे पास में, ग्लाइकोजेनेसिस, यानी ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज को बना देना। तो हमारा ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा भाई? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्यारे बच्चों, TGT 2009 में क्वेश्चन पूछा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से इन चीज़ों को देखेंगे, वीडियो को देखेंगे 1-2 बार जरूर, ताकि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से आ जाए। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 16 क्वेश्चन, और 16 क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? फैट्स इन आवर बॉडी आर फॉर्म्ड व्हेन। मतलब हमारी बॉडी के अंदर फैट्स जमा होना कब शुरू होता है? मतलब ये कंडीशन यहाँ पर दी है कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर फैट का स्टोरेज होना स्टार्ट हो जाता है, हम मोटे होने शुरू हो जाते हैं, है ना, हम फैटी होना शुरू हो जाते हैं। वो कौन सी कंडीशंस है कि फ़ैट हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा बनना शुरू हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 16 में ये कंडीशन दी है। जो ऑप्शन है देखिए, देयर इज़ लिटिल ग्लाइकोजन इन, ये बोला कि बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन बहुत ही कम है। ये तो भी कहाँ की बात होगी भाई? ग्लाइकोजन ज़्यादा होगा तभी तो फैट के बनने के चांसेस ज़्यादा बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? तो ग्लाइकोजन कम हो जाएगा तो एनर्जी पहले से कम मिलेगी, तो ग्लूकोज कम बनेगा तो एनर्जी कम मिलेगी। तो ये तो कहाँ, ये तो बातें बिल्कुल भी सूट नहीं करती है। आगे क्या दिया है? ब्लड शुगर लेवल बिकम्स कांस्टेंट। ब्लड में शुगर का लेवल कांस्टेंट होगा तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर कहाँ फैट बन जाएगा ज़्यादा? फैट तो हमारी बॉडी में ज़्यादा फॉर्म नहीं होगा और एक नॉर्मल लेवल है तो। लेकिन सी ऑप्शन क्या बोल रहा है? ग्लाइकोजन स्टोरेज इन लीवर, लीवर में ग्लाइकोजन का स्टोरेज हो जाना, एंड मसल्स में भी ग्लाइकोजन का स्टोर हो जाना, स्टोर होकर कंप्लीट हो जाना, मतलब पूरा स्टोर हो चुका है भैया। अब और हिम्मत नहीं है उनके अंदर स्टोर करने की। अगर आपने और हिम्मत करी ना कार्बोहाइड्रेट खाने की किसी भी फॉर्म में, शुगर कंटेंट लेने की किसी भी फॉर्म में, तो भैया फिर क्या होगा? लीवर बेचारा मना कर देगा कि भैया कितना ग्लाइकोजन दोगे मुझे ग्लाइकोजन को बार बार ग्लूकोज में कन्वर्ट करना पड़ रहा है,
तो पैनक्रियाज के पास जब ग्लूकोज ज़्यादा क्वांटिटी में आता है तो पैनक्रियाज लीवर से कहता है भैया प्लीज़ मुझसे ग्लूकोज ले लो, मैं बहुत परेशान आ गया हूँ, ये जो जिसकी बॉडी में मैं बैठा हूँ वो बहुत ज़्यादा मीठा खाता है यार, मैं इसको मना नहीं कर सकता हूँ, मुझे हैंडल होना होता है इसी के थ्रू, तो प्लीज़ तुम मुझसे थोड़ा ग्लूकोज लो और उसको कंट्रोल कर लो। तो फिर तब लीवर कहता है लो भैया मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। तो वो क्या करता है, लीवर से मतलब पैनक्रियास से ग्लूकोज लेता रहता है और उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में स्टोर करता रहता है लीवर के अंदर, मतलब तो वो उसका स्टोरेज हाउस है। जब कभी बहुत भूखा हो जाता है या बहुत शुगर बहुत कम खाता है वो पर्सन, तो उसे जब ज़रूरत पड़ती है कार्बोहाइड्रेट की, तो फिर लीवर कहता है, फिर पैनक्रियाज लीवर को कहते हैं, पैनक्रियाज किसको बोलता है, लीवर को बोलता है कि लीवर भैया जो मैंने तुमसे अपना मीठा दिया था ना, अपना ग्लूकोज दिया था, मेरे को वापस करो, ये दिक्कत हो रही है, मेरे को पीछे से शुगर कम मिल रहा है। तो तब वो जो लीवर है जिसने उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके रखा हुआ था, स्टोरेज करके रखा हुआ था, तो फिर से क्या करेगा, उस ग्लाइकोजन को ब्रेक करेगा, ग्लाइकोजन की फॉर्म में फिर से उसको बोलेगा कि भैया जैसा तुमने दिया था वैसा अपना पकड़ो, तो फिर से उसको ग्लूकोज देगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जब ग्लूकोज भी एक्सट्रीम पर हो गया है, स्टोर हो गया पूरा मसल्स के अंदर भी और लीवर के अंदर भी, तो अब क्या होगा, अब तो भैया फैट ही बनना शुरू हो जाएगा, अब फैट का स्टोरेज ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगा हमारी बॉडी के अंदर। तो हमारा सी ऑप्शन ही राइट होगा, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। तो हम सी ऑप्शन के साथ जाएंगे, ग्लाइकोजन स्टोरेज इन लीवर एंड मसल्स इज़ कम्प्लीटेड। ये TGT 2009 में ये क्वेश्चन आ चुका है, तो क्वेश्चन को हल्के में मत लो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 17 आ रहा है, और क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्रीशंस एसोसिएटेड विद डाइजेशन डज नॉट हैव एंजाइम्स। मतलब गिवन ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है जिसमें ये बोल रहा है कि डाइजेशन के दौरान जिनका जो सिक्रेशंस है उनका एंजाइम से कोई मतलब नहीं है, मतलब वो एंजाइम कंटेनिंग सिक्रेशन नहीं है, मतलब सिक्रेशन तो उसमें है बट उसमें एंजाइम नहीं है, और वो डाइजेशन में हेल्प भी करने वाला है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं बाइल, गैस्ट्रिक जूस, सलाइवा, पैनक्रेटिक जूस। तो गैस्ट्रिक जूस में एंजाइम होते हैं, सलाइवा में एंजाइम होता है, आपको अच्छे से पता है, पैनक्रेटिक जूस में एंजाइम होते हैं, लेकिन बाइल में कोई एंजाइम नहीं होता है, ये नॉन एंजाइमेटिक होता है बट डाइजेशन में हेल्प करने वाला होता है। तो हम किसके साथ जाएंगे, हम ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। ऑप्शन ए हमारा क्या है, बाइल है। ये TGT 2009 में ये क्वेश्चन आ चुका है बच्चों। तो बाइल जो है एंजाइम लेस डाइजेस्टिव जूस है, और ध्यान रखेंगे जो बाइल होता है वो न्यूट्रलाइजेशन करता है एसिड्स का, इमल्सिफिकेशन करता है फैट्स का, और एक्टिवेशन करता है लाइपेज एंजाइम का, और एब्जॉर्प्शन करता है फैट्स का, और एब्जॉर्प्शन करता है मिनरल्स का। मेन फंक्शन क्या हो गया, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द एसिड्स। तो इसलिए इसमें कोई एंजाइम नहीं होता, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे, बट ये डाइजेस्टिव जूस डेफिनेटली होता है। तो हम ए ऑप्शन के साथ जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नंबर में क्या है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 18। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या कहता है, सैकस एंटेरिकस इज सिक्रेटेड बाई, सैकस एंटेरिकस इज सिक्रेटेड बाई। जो सैकस एंटेरिकस है ये तो कन्फ्यूजन कर दिया है भैया। सैकस एंटेरिकस जो है ना, अरे उसी वही वो इंटेस्टाइनल जूस ही तो होता है भाई, तो इसलिए कन्फ्यूज नहीं हो, सैकस एंटेरिकस पूछे या इंटेस्टाइनल जूस पूछे तो एक ही बात है। सैकस एंटेरिकस इज इंटेस्टाइनल जूस डेवलप फ्रॉम या प्रोड्यूस फ्रॉम ग्लैंडुलर एपिथेलियम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन के ग्लैंडुलर एपिथेलियम होती है वहाँ से ये रिलीज़ आउट होते हैं सैकस एंटेरिकस या इंटेस्टाइनल जूस, और इन्हीं को, इन स्पेसिफिक ग्लैंडुलर एपिथेलियम को ही हम क्रिप्ट्स ऑफ लिवर कून कहते हैं, क्रिप्ट्स ऑफ लिवर कून कहते हैं, जहाँ से सिक्रेट होते हैं कौन, इंटेस्टाइनल जूस सिक्रेट होता है, उस इंटेस्टाइनल जूस को ही हम क्या कहते हैं, सैकस एंटेरिकस कहते हैं। तो हमारा आंसर क्या राइट हो जाएगा, हम बी ऑप्शन के साथ जाएंगे, डेफिनेटली एब्सोल्युटली हमारा आंसर हो जाएगा क्रिप्ट्स ऑफ लिवर कून साइंटिस्ट के नाम से ये नाम रखा गया है, उन्होंने सबसे पहले बताया था, ठीक है ना। तो
ये TGT 2002 में क्वेश्चन आ चुका है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? द लॉन्गिट्यूडिनल मस्कुलर फोल्ड्स ऑफ इनर वॉल्स ऑफ स्टोमक आर कोल्ड। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमारे स्टोमक के अंदर जो इनर वॉल्स है उनमें कुछ लॉन्गिट्यूडिनल, बहुत सारा लॉन्गिट्यूडिनल मस्कुलर फोल्ड होता है। उन लॉन्गिट्यूडिनल मस्कुलर फोल्ड्स को हम क्या कहते हैं? इस क्वेश्चन को इनडायरेक्टली मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। मैंने पहले बोला था कि जो हमारे स्टोमक की इनर वॉल्स के अंदर लॉन्गिट्यूडिनल मस्कुलर फोल्ड्स होते हैं वो रूजी कहलाते हैं, रूगी कहलाते हैं। तो उनको रूजी कहते हैं। हम किस आंसर के साथ जाएंगे? बी ऑप्शन के साथ जाएंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? क्या हो जाएगा? रोगी हो जाएगा, रोगी। तो चलते हैं, रूजी आंसर को टिक करेंगे। चलते हैं हम नेक्स्ट। ये TGT 2003 में क्वेश्चन आ चुका है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन है हमारा। क्या है? द फंक्शन ऑफ द डक्टस कोलिडोकस इज़ टू कैरी। जो डक्टस कोलिडोकस है उसका फंक्शन क्या है? किसको कैरी करने का काम करता है, ये पूछा है। डक्टस कोलिडोकस। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा आपको जानने की ज़रूरत है। जो डक्टस कोलिडोकस है उसी को बाइल डक्ट कहते, कॉमन बाइल डक्ट कहते हैं। कॉमन बाइल डक्ट को ही डक्टस कोलिडोकस बोला है। ध्यान रखेंगे, जो कॉमन हिपेटिक डक्ट होती है लीवर से आने वाली, कॉमन हिपेटिक डक्ट, एंड जो गोल ब्लैडर डक्ट है जिसको हम सिस्टिक डक्ट कहते हैं, गोल ब्लैडर की डक्ट को हम सिस्टिक डक्ट कहते हैं। तो दोनों से जो सिक्रेशन आ रहा है दोनों एक साथ मिल जाएंगे, और दोनों एक साथ मिलेंगे तो दोनों एक साथ मिलकर एक कॉमन डक्ट बनाएंगे। उस कॉमन डक्ट को हम कॉमन बाइल डक्ट बोलेंगे। इस कॉमन बाइल डक्ट को ही डक्टस कोलिडोकस बोला गया है। ध्यान रखेंगे इस बात का। तो इसका मतलब कॉमन बाइल डक्ट बोल दिया तो उसमें क्या आएगा? बाइल जूस को कैरी करेंगे। इसको कैरी करेंगे, बाइल जूस को कैरी करेंगे। तो TGT 2004 में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो हम किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? हम सेकंड ऑप्शन यानी बी के साथ जाएंगे। हमारा बाइल जूस आंसर राइट हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये जो मैं टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, T20 का जो मसाला मैं लेकर आया हूँ आज, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट के साथ में मैं इसको लेकर आया हूँ। मैंने सभी क्वेश्चन के जो ऑप्शंस हैं उनको अच्छे से एक्सप्लेन किया है, और होप करता हूँ कि इन क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। जो बच्चे इन वीडियो को देखेंगे उनको ये चीज़ें विद एक्सप्लेनेशन अंडरस्टूड हो जाएंगे वो बच्चे। तो और इन टाइप के क्वेश्चन ही एग्जामिनेशन में आते हैं। ये मोर देन वन टाइम पूछे गए क्वेश्चन है और बहुत अच्छे क्वेश्चन है जो कंसेप्चुअली क्वेश्चन है। तो आप प्लीज़ इन वीडियो को देखेंगे, और आशा करता हूँ कि जिन बच्चों ने अभी तक भी बायोनेटा क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो उसको सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और देखिए, फिर से हम एक अच्छे कंटेंट के साथ में अपने इम्पोर्टेंट या मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को लेकर आएंगे, जो आपकी तैयारी को या आपकी प्रिपरेशन को और बेहतर बनाएंगे। जैसे जैसे आप वीडियोज़ देखते जाएंगे तो आपकी प्रिपरेशन और बेटर बनती जाएगी, क्योंकि एग्ज़ाम आपका नज़दीक आने वाला है। तो हम वही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे साथ साथ में, तो जो आपको अच्छी प्रिपरेशन की तरफ प्रमोट करेंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नए और अच्छे कंटेंट के साथ में, अपने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के साथ। तो तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। टाटा, बाय बाय।